नमस्कार। हम जब भी इतिहास की किताबें खोलते हैं तो उसमें चैप्टर्स होते हैं, है ना? प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। जी। तो कभी सोचा है कि ये जो हेडिंग्स हैं, ये आती कहाँ से हैं? क्या ये समय में खींची हुई कोई पत्थर की लकीरें हैं या फिर ये किसी के बनाए हुए नक्शे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। और अगर ये नक्शे हैं तो फिर सवाल उठता है कि इन्हें बनाने वाला कौन था और उनका मकसद क्या था? आज हम भारतीय इतिहास के इसी बंटवारे की, इसी पीरियडाइजेशन की पड़ताल करेंगे। बिल्कुल, और ये देखने में जितना सीधा सवाल लगता है, इसके जवाब उतने ही गहरे और जटिल हैं। और इस पूरी गुत्थी के केंद्र में है एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और दार्शनिक जेम्स मिल। जेम्स मिल। हाँ, और उनकी 1817 में आई एक बहुत ही प्रभावशाली किताब अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसी किताब ने भारतीय इतिहास को 3 हिस्सों में बांटने का एक ऐसा ढांचा दिया जो आप कह सकते हैं आज तक हमारे जहन पर किसी न किसी रूप में असर डालता है। वो मशहूर हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल वाला बंटवारा। जी, वही। हम सब ने स्कूल में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, पर आज हम क्या से ज्यादा क्यों पर बात करना चाहेंगे। मतलब ये फ्रेमवर्क आया कहाँ से? मिल जो सुनने में आया कि कभी भारत आए भी नहीं थे, उन्होंने भारतीय इतिहास को ऐसे धार्मिक खांचों में बांटने का सोचा ही क्यों? यही सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, मिल कोई इतिहासकार नहीं थे, जैसा हम आज समझते हैं। वो एक यूटिलिटेरियन दार्शनिक थे। यूटिलिटेरियन? हाँ, जेरेमी बेंथम के अनुयायी। उनका मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति का पैमाना उसकी उपयोगिता और तर्कसंगतता है, और उनके हिसाब से यूरोप इस पैमाने पर सबसे ऊपर था। अच्छा। तो जब उन्होंने भारत की तरफ देखा, तो उन्हें यहाँ कोई तर्क या विज्ञान नहीं, बल्कि सिर्फ धर्म का बोलबाला दिखा। उनका एक सामान्य विचार था कि सभी एशियाई समाज सभ्यता के एक निचले स्तर पर हैं। तो ये सिर्फ एक अकादमिक काम नहीं था, ये तो एक तरह से औपनिवेशिक शासन के लिए एक वैचारिक जमीन तैयार करने जैसा लग रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर आप पहले से ये मान लें कि एक समाज पिछड़ा हुआ और अतार्किक है, तो फिर वहां जाकर उसे सभ्य बनाने का एक बहुत मजबूत तर्क मिल जाता है। बिल्कुल, मिल की किताब में ये साफ-साफ लिखा है। उनके मुताबिक अंग्रेजों के आने से पहले भारत पर हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का राज था, और उस दौर में धार्मिक कट्टरता, जातीय भेदभाव और अंधविश्वास के अलावा कुछ था ही नहीं। मतलब पूरा का पूरा एक अंधकार का युग। हाँ, उन्होंने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए जरूरी है ताकि भारतीयों को ज्ञान और खुशी मिल सके। उनकी नजर में भारत बिना ब्रिटिश मदद के प्रगति कर ही नहीं सकता था। बिल्कुल, ये पूरा सिविलाइजिंग मिशन का जो नैरेटिव है, वो इसी सोच से निकला था। ये ब्रिटिश राज को एक तरह से नैतिक जामा पहनाता था। ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली और अपने मतलब का गढ़ा हुआ नैरेटिव है। हजारों साल के इतिहास को बस एक लाइन में अंधकार का युग बता देना। लेकिन चलिए एक पल के लिए मिल के इस औपनिवेशिक एजेंडे को साइड में रखते हैं। क्या किसी भी दौर को सिर्फ एक धर्म के चश्मे से देखना अपने आप में ऐतिहासिक रूप से सही है? मतलब जिस दौर को वो हिंदू काल कह रहे हैं, क्या उस समय भारत में सिर्फ हिंदू शासक और हिंदू प्रजा ही थी? यही इस फ्रेमवर्क की सबसे बड़ी और सबसे बुनियादी कमी है। ये इतिहास का एक बहुत ही खतरनाक सरलीकरण है। कैसे? पहली बात तो ये कि जिसे वो हिंदू काल कहते हैं, उसी दौर में मौर्य साम्राज्य जैसा महान साम्राज्य हुआ, और उसके सबसे बड़े शासक अशोक, वो तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सही बात है। जैन धर्म का प्रभाव भी बहुत गहरा था। चारवाक जैसे नास्तिक दर्शन भी तो इसी जमीन पे पनप रहे थे। तो एक पूरे युग को किसी एक धर्म का लेबल देना, ये बाकी सभी की मौजूदगी को एक तरह से मिटा देने जैसा है। बिल्कुल। और यही बात तथाकथित मुस्लिम काल पर भी लागू होती है। उस दौर में दक्षिण में विजयनगर जैसा एक विशाल और शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य भी तो था। एकदम। और आम जनता के स्तर पर क्या हो रहा था? जैसे भक्ति और सूफी आंदोलन को ही देख लें, वो तो हिंदू और मुस्लिम की बनाई हुई सीमाओं को ही चुनौती दे रहे थे। कबीर, नानक, अमीर खुसरो, इन्हें आप किस डब्बे में डालेंगे? डाल ही नहीं सकते। ये फ्रेमवर्क इन जैसी बड़ी सामाजिक और सांस्कृतिक लहरों को समझने में पूरी तरह से नाकाम है। तो एक तो ये समस्या है कि कई धर्म एक साथ मौजूद थे। हाँ, और दूसरी बड़ी समस्या ये है कि ये पूरा नजरिया शासक केंद्रित है। ये मानकर चलता है कि इतिहास केवल राजाओं, सुल्तानों और उनके धर्म का होता है। अच्छा। जबकि आम इंसान की जिंदगी, उसकी कला, उसका व्यापार, समाज की संरचना, इन सब का क्या? इस फ्रेमवर्क में आम आदमी के लिए कोई जगह ही नहीं है।
ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी फिल्म को सिर्फ उसके डायरेक्टर की राष्ट्रीयता से जज कर रहे हैं और कहानी, एक्टर, संगीत सबको नजरअंदाज कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो अगर मिल का ये धार्मिक फ्रेमवर्क इतना इतना दोषपूर्ण और पक्षपाती है, तो इतिहासकारों ने इसका क्या विकल्प निकाला? क्योंकि आज भी हम स्कूलों की किताबों में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का बंटवारा देखते हैं। ये सुनने में तो ज्यादा न्यूट्रल और साइंटिफिक लगता है, पर क्या ये वाकई है, या ये भी एक उधार लिया हुआ ढांचा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक का ये जो बंटवारा है, ये सीधे सीधे पश्चिम से लिया गया है। अच्छा, यूरोप से? जी, यूरोप के इतिहास में आधुनिक काल का मतलब था पुनर्जागरण, ज्ञानोदय मतलब एनलाइटनमेंट, वैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति और लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उदय। और मध्यकालीन? और मध्यकालीन यानी मिडीवल शब्द का इस्तेमाल उस दौर के लिए किया जाता था जो इस आधुनिकता से पहले का एक तरह का अंधकार युग था, जहां चर्च का बोलबाला था और तर्क की जगह आस्था ने ले रखी थी। यहीं पर तो सबसे बड़ा विरोधाभास नजर आता है। जब हम भारत के संदर्भ में इस फ्रेमवर्क को लागू करते हैं, तो आधुनिक काल का मतलब होता है ब्रिटिश शासन का दौर। हाँ, लेकिन जिन मूल्यों को आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, आर्थिक प्रगति, वो तो ब्रिटिश राज में ज्यादातर भारतीयों के लिए मौजूद ही नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। उल्टा हमारी अर्थव्यवस्था तो डी इंडस्ट्रियलाइज हो रही थी और हम राजनीतिक रूप से गुलाम थे। तो फिर ये आधुनिक किसके लिए था? यही इस फ्रेमवर्क की सबसे बड़ी विडंबना है। देखिए, आधुनिक शब्द अपने साथ प्रगति का, बेहतरी का एक भाव लेकर आता है। सही है। जब हम ब्रिटिश काल को आधुनिक कहते हैं, तो हम अनजाने में ही औपनिवेशिक शासन को एक प्रगतिशील शक्ति मान लेते हैं। ये उस दौर के शोषण, गरीबी और असमानता को छुपा देता है। ये उन करोड़ों लोगों के अनुभव को नकार देता है जिनके लिए वो दौर किसी भी तरह से आधुनिक नहीं था। ये तो इतिहास की एक तरह से सफेदी करने जैसा हुआ। बिल्कुल, एक तरह की व्हाइट वॉशिंग है। ताकि लक्षण नहीं थे। ये एक क्लासिक बहस है। और हाँ, ये सच है कि रेलवे और नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं आईं, लेकिन हमें हमेशा ये सवाल पूछना चाहिए कि ये किसके फायदे के लिए आईं। रेलवे का निर्माण मुख्य रूप से बंदरगाहों तक कच्चा माल पहुंचाने और देश के कोने-कोने तक सेना को तेजी से भेजने के लिए किया गया था। मतलब नियंत्रण के लिए? हाँ, इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण और राजनीतिक नियंत्रण था, न कि भारतीयों का कल्याण। आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा बाबू वर्ग तैयार करना था जो प्रशासन चलाने में अंग्रेजों की मदद कर सके। तो ये आधुनिकता के उपकरण तो थे, लेकिन उनका इस्तेमाल औपनिवेशिक हितों को साधने के लिए हो रहा था। तो मतलब आधुनिक शब्द उस दौर के असल चरित्र को, उस शक्ति के असंतुलन को पकड़ नहीं पाता। नहीं पकड़ पाता। तो फिर सही शब्द क्या है? अगर मिल का ब्रिटिश काल कहना उनकी साम्राज्यवादी सोच को दिखाता है और आधुनिक काल कहना सच्चाई पर पर्दा डालता है, तो ज्यादातर इतिहासकार आज इस दौर को क्या कहना पसंद करते हैं? आज ज्यादातर इतिहासकार इस दौर के लिए औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। औपनिवेशिक? जी, और ये सिर्फ एक शब्द का हेरफेर नहीं है, ये पूरे नजरिए का बदलाव है। औपनिवेशीकरण या कॉलोनाइजेशन का मतलब सिर्फ किसी देश पर कब्जा करना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? इसका मतलब है एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें एक देश दूसरे देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। जैसे अंग्रेजों ने यहाँ के नवाबों और राजाओं को हटाकर अपना शासन स्थापित किया, ये राजनीतिक बदलाव हुआ। हाँ, उन्होंने यहाँ की जमीन पर लगान की ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जिससे सारा राजस्व ब्रिटेन जाए और किसानों को अपनी मर्जी की नहीं बल्कि नील जैसी नकदी फसलें उगानी पड़ी। बिल्कुल, वो आर्थिक बदलाव था। और ये सिर्फ यही नहीं रुका, उन्होंने अपने मूल्यों, अपने रीति रिवाजों, अपनी शिक्षा को भी श्रेष्ठ बताकर यहाँ थोपने की कोशिश की। जी, वो सांस्कृतिक बदलाव था। तो औपनिवेशिक शब्द सिर्फ ये नहीं बताता कि शासक कौन थे, ये बताता है कि शासन का चरित्र कैसा था। ये उस रिश्ते को उजागर करता है जो शासक और शासित के बीच था, एक शोषण का रिश्ता, एक अधीनता का रिश्ता। जबकि आधुनिक शब्द इस रिश्ते पर पर्दा डालता है। बिल्कुल, और औपनिवेशिक इसे साफ साफ सामने लाता है। और ये भी जरूरी है कि औपनिवेशिक अनुभव भी तो सबके लिए एक जैसा नहीं रहा होगा। हाँ, और यहीं पर बात और भी गहरी हो जाती है। देखिए, औपनिवेशिक शब्द भी अपने आप में एकदम परफेक्ट नहीं है।
कुछ इतिहासकारों का, खासकर सबाल्टर्न स्टडीज से जुड़े लोगों का मानना है कि ये शब्द भी एक मोनोलिथिक यानी एक जैसा अनुभव बताता है। जबकि बंगाल के एक किसान, बंबई के एक पारसी व्यापारी और मद्रास के एक अंग्रेजी पढ़े क्लर्क, इन सबको औपनिवेशिक अनुभव एक दूसरे से बहुत अलग था। सही बात है। इसीलिए आजकल इतिहास की कई आधुनिक किताबों का शीर्षक आपको हमारा अतीत की जगह बहुवचन में हमारे अतीत मिलेगा, आवर पास्ट्स। आवर पास्ट्स। जी, ये इसी बात पर जोर देता है कि इतिहास किसी एक का नहीं, बल्कि अलग-अलग लोगों के अलग-अलग अनुभवों का एक समूह है। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि इतिहास को कालों में बांटना उतना सीधा-साधा काम नहीं है जितना स्कूल की किताबों में दिखता है। ये सिर्फ तारीखों को ऑर्गेनाइज करने का तरीका नहीं है। नहीं, ये कहानी बनाने का तरीका है। हाँ, एक नैरेटिव बनाने का तरीका है। हमने देखा कि कैसे जेम्स मिल का धार्मिक बंटवारा एक सोची समझी साम्राज्यवादी विचारधारा का हिस्सा था। और फिर हमने ये भी देखा कि प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक जैसा दिखने में जो न्यूट्रल फ्रेमवर्क है, वो भी असल में पश्चिमी अनुभवों पर आधारित है और भारतीय औपनिवेशिक यथार्थ पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरता। बिल्कुल। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इतिहास को बांटने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, आधुनिक या औपनिवेशिक, वे अतीत के बारे में हमारे विचारों को आकार देते हैं। ये शब्द ही तय करते हैं कि हम किसकी कहानी कह रहे हैं और किसे महत्व दे रहे हैं। और अब हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर इतिहास का काल विभाजन हमेशा हमारे वर्तमान के नजरिए को दिखाता है, तो सोचिए आज से 100 या 200 साल बाद भविष्य के इतिहासकार हमारे आज के दौर को किस कालखंड में रखेंगे? दिलचस्प सवाल है। वे इसे सूचना युग कहेंगे, जलवायु परिवर्तन का युग कहेंगे, या शायद कुछ और, डिजिटल युग। और उनका चुना हुआ ये नाम उनके अपने भविष्य और उनके अपने नजरिए के बारे में हमें क्या बताएगा?